जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग डेयर और नीड का यूज पढ़ेंगे और भी कुछ चीजें आगे देख लेंगे जो इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मेरा काम यहाँ यही है कि आप इस किताब को खरीदे हैं, पढ़ रहे हैं। इसकी भाषा या सेंटेंसेज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको मैं आसान करके आपको बता रहा हूँ। मेरा रोल केवल इतना है, पढ़ना आप ही को है। ठीक, तो अगर किताब नहीं है तो जरूर खरीद लीजिएगा, किताब खरीद के ही पढ़िएगा। एंड बुक्स आर फॉर यूज, मतलब फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि किताब यूज के लिए होती है, उसमें लिखिए, पढ़िए। अल्टीमेटली द गोल इज टू गेट सिलेक्शन। ठीक है, चलिए। डेयर एवं नीड, इनको हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जैसा कि पिछली क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मॉडल के रूप में भी काम करेंगे और मेन वर्ब के रूप में भी काम करेंगे, मतलब दो रूप में काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेयर का अर्थ देख लीजिए। डेयर का अर्थ क्या होता है? हिम्मत या दुस्साहस करना। हिम्मत करना या दुस्साहस करना डेयर का हिंदी अर्थ होता है। नीड का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता होना या जरूरत होना। ठीक है, ये जानना बड़ा जरूरी है। कह रहा है कि डेयर दुस्साहस व्यक्त करता है और नीड जरूरत, जो मैंने ऊपर आपको बताया और थोड़ा एक्सप्लेन करके बढ़ा चढ़ा के। तो याद रखना जरूरी है कि डेयर का मतलब हिम्मत करना, दुस्साहस करना, और नीड का मतलब आवश्यकता होना या जरूरी होना। ठीक है, डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया एवं मॉडल वर्ब दोनों ही रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? मेन वर्ब के रूप में भी करेंगे, मॉडल के रूप में भी करेंगे। मॉडल क्या है? जैसे मॉडल वर्ब पढ़ते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, तो उसके रूप में भी नीड डेयर का प्रयोग करते हैं हम लोग, और मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में भी करते हैं किसी वाक्य में। एग्जाम्पल दिया है, ही नीड्स मी, उससे मेरी आवश्यकता है। यहां नीड क्या है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में कि वो क्रिया मुख्य क्रिया है कि नहीं? सबसे आसान, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी वाक्य में अगर एक ही क्रिया हो तो वो क्रिया मुख्य क्रिया होती है। मैंने एक लॉजिक दिया था, सिंपल एग्जांपल, कि मान लीजिए कि आप घर पे हैं और अकेले हैं। उस समय आप घर का मालिक कौन है? उस वर्तमान समय में आप ही हैं, आप अकेले हैं। और मान लीजिए कि आपके बड़े भाई आ गए, तो उस समय मालिक कौन है? पद वाइज देखेंगे तो वो हो गए, आप सहायक हो गए। सहायक मतलब उनसे मतलब नीचे पदवी आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वाक्य में एक ही क्रिया है तो वही हमेशा मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, एक से अधिक क्रिया है तो अंतिम क्रिया ऐसी मानी जाती है, मेन वर्ब होती है, और बाकी आगे आने वाली क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल वाइज बदलता रहता है। एक एग्जाम्पल है, सी डज नॉट डेयर टू गो देयर। सी डज नॉट डेयर, उसे हिम्मत नहीं होता है, हिम्मत नहीं करती है, साहस नहीं करती है टू गो देयर, वहां जाने के लिए। यहां देखिए, डज हेल्प में वर्ब आ गया, सहायक क्रिया, और डेयर किस रूप में यूज हो रहा है? मेन वर्ब के रूप में। सहायक क्रिया के साथ मेन वर्ब यूज हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल है कि यू नीड नॉट कम टुमारो, आपको कल आने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। यहां नीड किस रूप में यूज हुआ है? मॉडल के रूप में यूज हुआ है। देखिए, यहाँ नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ नीड क्या है? मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी वाक्य में एक ही क्रिया रहे तो मेन वर्ब होगी। आप कहेंगे सर ये भी तो मेन वर्ब हो सकता है। नहीं बाबू, यहाँ पे एक आया है ना, कम, ये आपके मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपके मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा। कुछ चीजें यहाँ पे देखिए, मैं समझा रहा हूं आपको। सेम आप डेयर भी रख के क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बना सकते हैं, ही डेयर्स, क्या बोलते हैं कि ही डेयर्स बीट मी, ऐसे बोल सकते हैं कि वह मुझे, ही डेयर्स बीट मी, वह मुझे मारने की हिम्मत करता है, ऐसे करके बोल सकते हैं। मतलब इसको ही डेयर्स टू बीट मी ऐसे करके बोला जाएगा, मतलब लगा कर टू। यहाँ पे आप देखिए, मॉडल जो है ना, मॉडल के रूप में नीड और डेयर का यूज कैसे करेंगे? नीड और डेयर के बाद अगर नॉट आता है तो यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। दोनों समझिएगा, नीड और डेयर के बाद से अगर नॉट आएगा तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्रिया का। और यहाँ नीड और डेयर का यूज कैसे हो रहा है? मॉडल के रूप में हो रहा है।
अगर डू डज डिड आए उसके बाद से नॉट आए तब जाके क्या आए, मॉडल आए, क्या, नीड और डेयर, अर्थात डेयर और नीड आए तब जाके टू लगाएंगे, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यहां मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए कोई वाक्य है, ठीक है, जिसमें सीधा नीड और डेयर का प्रयोग हो रहा है और नॉट आ रहा है। ये तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, नीड आ रहा है, इसके बाद से नॉट आ रहा है, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। अगर यहाँ टू लगाते हैं ना तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, यू नीड नॉट टू कम टुमारो, गलत हो जाएगा। बुझाया ना, ये इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला इससे रिलेट कर रहा है, इससे कि अगर डू डज डिड कोई लगा हो पहले और तब जाके नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से क्या बोलते हैं, डेयर और नीड लिखते हैं, डेयर और नीड लिखते हैं, तब जाके हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ टू का प्रयोग करते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ये परीक्षा में पूछता है इसलिए मैंने थोड़ा अतिरिक्त इस पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर डू डज डिड का प्रयोग हो तो हम लोग नॉट के बाद डेयर के बाद टू लगाएंगे, और डू डज डिड का प्रयोग नहीं हो, सीधे नीड और डेयर का प्रयोग हो, नॉट के बाद से हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखा हूं, यू डू नॉट नीड टू कम टुमारो, आपको कल आने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे डू लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर नीड या डेयर लगाएंगे, फिर यहाँ टू लगा देंगे। अगर यही डू या डज नहीं लगेगा और ये नॉट यहाँ पे लगा देंगे कि यू नीड नॉट कम टुमारो, टू हट जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, नीड और डियर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। पॉजिटिव वाक्यों में, पॉजिटिव वाक्य अफर्मेटिव बोल सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। पॉजिटिव वाक्य में हम लोग नीड और डियर का प्रयोग मॉडल के रूप में नहीं करेंगे। मॉडल क्या, मॉडल के रूप में हम लोग नहीं करेंगे। जैसे आई नीड हेल्प हिम, ये गलत है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको लिखना पड़ेगा आई नीड टू हेल्प हिम, ठीक है। ये मॉडल के रूप में यहां प्रयोग नहीं हो रहा है। मॉडल के रूप में प्रयोग क्या, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मान लीजिए एक सेंटेंस में बना रहा हूं, अगर नीड की जगह पे मे लिखते हैं या कैन लिख देते हैं तो आई कैन हेल्प हिम, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, मैं उसकी सहायता कर सकता हूं। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग नीड और डेयर का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, और टू लगा के क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, और इन्फिनेटिव नाउन के रूप में काम करता है, वर्ब के रूप में काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है। और डीप आप पढ़ेंगे ना, आगे जाएंगे तो सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। तो सीधी सीधी बात कि नीड और डेयर का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग मॉडल के रूप में नहीं करेंगे। मॉडल के रूप में उतना डीप सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बात है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नीड के बाद से टू लगा के वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे आई नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता है। आई नीड टू टीच यू, मुझे आपको सिखाने की आवश्यकता है, पढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं आई नीड टीच यू, नहीं, आई नीड टू टीच यू, यही परीक्षा में पूछता है। और यहाँ टू टीच क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू प्लस बी1 का प्रयोग हुआ। वही बात कह रहा है, वही तो मैं भी बोल रहा हूं ना कि मॉडल के रूप में क्या बोलते हैं कि सॉरी, कह रहा है कि अगर नीड और डेयर का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद क्या करते हैं, टू प्लस बी1, ठीक है। आज टू प्लस बी1 का जब भी प्रयोग कर देंगे तो मॉडल नहीं रहेगा, मेन वर्ब हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगा। आप ये मत कहिएगा सर ये तो सहायक क्रिया हो जाएगा, एक मुख्य क्रिया नहीं। जब भी टू प्लस बी1 लिखते हैं तो इन्फिनेटिव हो जाता है, जो नाउन का काम करता है, नाउन का। वही बात कर रहा है कि डे और नीड के बाद से हम पॉजिटिव वाक्यों में क्या करते हैं, टू प्लस बी1 लिखते हैं, टू और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, और टू के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, जरूरत है। आप ऐसा नहीं बना सकते ही नीड्स वर्क हार्ड ना, यहां पे नीड्स क्या है, मेन वर्ब है, और टू वर्क इन्फिनेटिव अर्थात नाउन है। ही विल नॉट ही विल नॉट डेयर टू कम टुमारो, ही विल नॉट डेयर, वो साहस नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा टू कम हियर, यहां आने के लिए। ये टुमारो नहीं है, हियर है, मैं गलत पढ़ा था। वह यहां आने के लिए साहस या हिम्मत नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, विल क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा, और डेयर यहाँ पे
मेन वर्ब हो जाएगा और टू कम क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। यहाँ सीखने की क्या जरूरत है कि पॉजिटिव वाक्य में हम लोग नीड और डेयर का प्रयोग के बाद से हम टू प्लस B1 लिखते हैं। सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो किसके रूप में, नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया जिसको आप मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, के रूप में हो तो निगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। देखिए यहां पे कह रहा है कि नीड और डेयर के बाद से टू का प्रयोग कर दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंसों में ना हम लोग नहीं करते हैं टू का प्रयोग। जैसे आई नीड नॉट कम टुमारो, यही चीज मैं आपको बताया था, यही चीज मैं आपको बताया था, यहाँ पे देखिए वही चीज आपको बताया था। निगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद से टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर डू डज डिज का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग होगा। ये चीज मैं आपको ऊपर ही बता दिया था, मुझे लगा कि ये चीज नीचे आएगा, ठीक है। तो जैसे आई नीड नॉट कम टुमारो, मुझे कल आने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अच्छा यहाँ नीड क्या है, मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है अर्थात हेल्पिंग वर्ब के। आप अगर पिछली वीडियो देखे होंगे, अगर पहली वीडियो अगर पार्ट 1 देख लीजिएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, समझ में आएगा, सहायक क्रिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और यहाँ एक मेन वर्ब आ रहा है, कम मेन वर्ब है, ठीक है। सी डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, सॉरी ही डेयर नॉट चीट, उसे हिम्मत नहीं होता है, साहस नहीं होता है क्या करने के, ठगने के लिए एनीवन अगेन, दोबारा किसी को फिर से ठगने की उसे हिम्मत या साहस नहीं होता है। सी में गो टुमारो, जैसे मान लीजिए कि एक मैं एग्जाम्पल लिखा और यहाँ पे मे क्या है, मॉडल है, ठीक है। सी में गो टुमारो, तो यहाँ मे के बाद से टू लगा सकते हैं क्या, सी में टू गो टुमारो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही जब डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में होगा तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। तो या निगेटिव में भी करेंगे तो सी में नॉट टू गो लिखेंगे, गलत हो जाएगा, सी में नॉट टू गो टुमारो नहीं लिखेंगे, सी में नॉट गो टुमारो, उसे कल जाने की आवश्यकता, वो कल नहीं जाएगी या वो कल नहीं जा सकती है, ऐसे करके क्या बोलते हैं कि अर्थ हो जाएगा। इसका क्या होगा, सी में गो टुमारो, वह कल जा सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि अगर निगेटिव सेंटेंस में हम लोग डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में करते हैं, अच्छा आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि मॉडल के रूप में कैसे करते हैं, सीधी सीधी बात है। अगर सब्जेक्ट के बाद नीड या डेयर लगाते हैं फिर नॉट लगाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसके बाद से वर्ब लिख देंगे, टू नहीं लगाएंगे, सीधी सीधी बात, ठीक है। इतना ही केवल सीखना है, टू नहीं लगाएंगे, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये मॉडल वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। निवेदन होता है ना जी, तो कौन कौन से मॉडल का प्रयोग निवेदन करने के लिए करते हैं, ये मॉडल्स दिया है, उसका यूज दिया है, कब करेंगे और उदाहरण भी दिया है, एग्जांपल दिया है। एक मॉडल है कैन, कैन का प्रयोग कहां करेंगे, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, मित्रवत जब विनती करना हो ना, मित्र से ऐसे मित्रवत भाव में विनती करना हो तो आप कैन का प्रयोग कीजिए निवेदन करने के लिए। जैसे कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं तुम्हारा, अपने दोस्त को क्या बोलेंगे, आप थोड़ी बोलेंगे क्या मैं तुम्हारा बाइक ले सकता हूं, तो मित्रवत क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट हो रहा है, अरे यार जाना है, क्या मैं तुम्हारा बाइक ले सकता हूं, कैन आई टेक योर बाइक। यार किताब नहीं है, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारा, ठीक है, ये मित्रवत रिक्वेस्ट हो गया। अच्छा कुड का प्रयोग कहां करेंगे, कुड जो मॉडल है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, औपचारिक, जब आपको रिक्वेस्ट करना हो, आपको निवेदन करना हो तो वहां पे कुड का प्रयोग कीजिएगा। अच्छा औपचारिक क्या होता है, दो तरह की चीजें होती हैं, औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। तो औपचारिक हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, जहां पे रूल्स रेगुलेशंस की बात हो, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल हो सारी चीजें, और उसके बाद से जो कोई पद पे हो तो वहां पे फॉर्मल चीजें यूज किया जाता है। इनफॉर्मल कहाँ यूज करते हैं, अपने मित्र वगैरह से घर में, और अनौपचारिक रूप से बात करते हैं घर में, खाना खा लिया जी, अच्छा कहाँ गए थे, अच्छा बैठो 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 बैठो, वो अनौपचारिक। और औपचारिक क्या, खाना खा लिए, अच्छा बैठिए, ठीक है। तो कैन आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूं,
ये बिल्कुल सीधा सीधा और बिल्कुल अच्छे स्टैंडर्ड शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको बोलना है, ठीक है। इसका अर्थ यही होगा, कैन आई टॉक टू मिस्टर सिंह। अगर मान लीजिए आप जाते हैं और आपको डीएम से मिलना है, मैं तो यहाँ कैन पढ़ रहा था, कुड होगा, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, ठीक है, सॉरी, क्या मैं मिस्टर सिंह से मिल सकता हूँ। अच्छा, आपको डीएम से मिलना है या जा रहे हैं किसी, क्या बोलते हैं कि कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलना है, तो आप कुड का प्रयोग कीजिए। कुड आई सी या मीट द प्रिंसिपल, क्या मैं प्राचार्य से मिल सकता हूं, ठीक है। ये भी देखिएगा, स्कूल का प्रिंसिपल और कॉलेज के प्रिंसिपल के हिंदी अर्थ में अंतर हो जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो प्रधानाचार्य होते हैं और कॉलेज के जो होते हैं प्राचार्य होते हैं। हिंदी का अर्थ बदल जाता है, अंग्रेजी प्रिंसिपल वही रहता है, ठीक है। मे का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं रिक्वेस्ट में, निवेदन के लिए, रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट। आपको निवेदन भी करना है और सम्मान भी दिखाना है, तब जाके क्या बोलते हैं कि आप मे का प्रयोग कीजिएगा। मे आई कम इन सर, जैसे आप निवेदन भी कर रहे हैं और रिस्पेक्ट भी उनका कर रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो सबसे अच्छा और प्रचलित यही है, मे का ही प्रयोग सबसे अधिक होता है। मे आई गो आउट, मैं सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इसका मतलब कि आप अनुमति भी मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और सम्मान भी सामने वाले को दे रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित यही है, ठीक है। वुड का प्रयोग कहां करेंगे, जो मॉडल है निवेदन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए करेंगे। विनम्र निवेदन क्या, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। भाई अंग्रेजी भाव नहीं दिखाता है, भाव कैसे, मतलब आपकी बोल जो आप बोलेंगे वो उसमें भाव नहीं दिखाएगा, वो शब्दों के अनुसार भाव दिखाता है। हिंदी क्या होता है, वो आपके एक्सप्रेशन, आपकी बोली के अनुसार भाव दिखाता है। कि मान लीजिए कि आप क्या बोलते हैं कि अपने मित्र से बोल रहे हैं कि अरे यार पैसा दे दो ना, पैसा दे दो ना, 100 रुपया दे दो ना, वुड यू गिव मी 100 रुपीज, क्या तुम मुझे दे देना ऐसे करके कि तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे, मतलब एक विनम्र निवेदन कर रहे हैं, दे देना यार, दे देना, ऐसे बोलते हैं। पैर पकड़ने वाली बात जो भाव आ जाती है, तो वुड का प्रयोग वहां हो जाता है। आगे चलिए, विभिन्न काल एवं वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फॉर्मूले में प्रयुक्त होते हैं। यहां देखिए फॉर्मूले दिया है, फॉर्मूला एक शब्द होता है, FUR, MULA। फॉर्मूला जो होता है इसका मतलब सूत्र जो होता है सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले होता है। अच्छा, फॉर्मूलाज भी होता है, तो फॉर्मूलाज सबसे अधिक प्रचलित है, ये थोड़ा कम प्रचलित है, लेकिन इसका ए भी सही है। तो इसका मतलब ए प्लूरल है फॉर्मूला का। तो विभिन्न काल मतलब टेंस और वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फॉर्मूले में प्रयुक्त होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयुक्त किया जाता है। नीचे दिए गए सारणी में इनका प्रयोग देखें। जैसे आपके सामने मैंने मॉडल्स लिख लिया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये मॉडल्स हैं। तो कहा जा रहा है कि अलग अलग टेंस जो आप होता है, टेंस मतलब समय में अलग अलग समय में अलग अलग वॉइस, जो वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, उनका प्रयोग करने के लिए अलग अलग नियम है। कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडेफिनिट, आप टेंस पढ़े हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, तीनों टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। इंडेफिनिट होता है जिसको सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो भाई मॉडल का भी प्रयोग चारों तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। इंडेफिनिट में मॉडल का प्रयोग कैसे करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से हम लोग मॉडल लिखते हैं, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, मॉडल, V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे सी में कम, ऑब्जेक्ट लेके बनाते हैं, चलो, सी में टीच यू, एक एग्जांपल हो गया, सी में टीच यू, सी सब्जेक्ट हो गया, मे मॉडल हो गया, टीच वर्ब हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस किसके बनाएंगे, अब यू जो है आपका पहले आ जाएगा, तो यू मे बी टॉट, टीच का टॉट हो जाएगा बाई हर, यहां पे हर हो जाएगा। यहां मैं लिख दूं क्या, सी मे टीच यू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, मे हो गया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, यू मे बी, मॉडल के बाद जब भी बी लगेगा तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा।
जब भी किसी भी मॉडल के बाद यहाँ पे हम लोग अगर बी लिख देते हैं तो इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। तो यू मे बी टॉट बाई हर, ये पैसिव वॉइस हो गया। कंटिन्यूअस में मॉडल को कैसे बनाते हैं, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं, आपको पता ही है। तो सी में सब्जेक्ट फिर मॉडल, मॉडल के बाद बी रखेंगे और बी के बाद क्या बोलते हैं, क्रिया का आईएनजी फॉर्म रखेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ तो इरिलेवेंट हो जा रहा है कि सर कहे हैं कि बी के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म रखेंगे, अब बी के बाद क्रिया का यहाँ आईएनजी फॉर्म आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज हम लोग पैसिव बनाते हुए आप बोल सकते हैं या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या तो थर्ड फॉर्म आएगा, दोनों बोल सकते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या तो थर्ड फॉर्म आएगा, ये अनुमान लगा लीजिए। अगर मॉडल के बाद बी रखते हैं तो थर्ड फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म, सीधी सीधी बात है। तो सब्जेक्ट फिर मॉडल फिर बी, कंटिन्यूअस ऐसे बनता है, फिर V1 लिख के आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे सी में बी टीचिंग यू या सी में बी रीडिंग, ठीक है। तो जब भी मॉडल के बाद बी लगता है तो या तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे या तो आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। इसको पैसिव वॉइस में बना नहीं सकते हैं कंटिन्यूअस को, मॉडल के कंटिन्यूअस को। परफेक्ट कैसे बनेगा, परफेक्ट में सीधी सीधी बात है कि हैव हैड लगाते हैं, ठीक है, और हैव हैड के बाद से क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, आंख बंद करके कहीं भी हैव हैड है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म, जैसे सब्जेक्ट फिर मॉडल फिर हैव, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, जैसे सी मे हैव टॉट यू, ठीक है। इसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, यू मे हैव बीन टॉट बाई हर, ठीक है। तो यहां देखो पैसिव वॉइस बनाते समय बीन जोड़ रहा है, तो परफेक्ट में जब भी आप परफेक्ट का इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाए होंगे तो हम लोग बिन लगा देते हैं, हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि इन सब के बाद हमेशा हम लोग हैव ही लगाते हैं, हैड मत लगा दीजिएगा। जैसे कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शैल हैव, ऐसे मत लगा दीजिएगा। कुड हैव, कैन हैड नहीं होगा, हैव ही हमेशा होता है। कुड हैव होता है, हैड नहीं होता है, और इनके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे फिर मॉडल लिखेंगे फिर हैव लिखेंगे फिर बिन लिखेंगे फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस समय के लिए, उसके बाद से टाइम। जैसे एक एग्जांपल इसी बनाते हैं, सी में मॉडल हो गया हैव बिन, सी में हैव बिन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसको पैसिव वॉइस में बना नहीं सकते हैं। तो यहां सीखने की बात क्या है, जो आपको सीखना है कि मॉडल के बाद से हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अगर मॉडल के बाद से बी लग गया तो हम लोग क्रिया का 2 फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये जैसे हो गया, मॉडल के बाद हमेशा हैव लगाते हैं, हैड कभी नहीं लगाते हैं, और जब भी हैव लग गया तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, याद रखिएगा। मॉडल के बाद से जब हैव और बिन लग गया, जब भी बिन लगा देंगे मॉडल के साथ, हैव बिन के साथ, तो तब हमेशा क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बताया जा रहा है कि ऊपर दिए गए सभी फॉर्मूले को देखें। ऊपर जितना फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया उस सबको कह रहा है देखने के लिए। आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग V1 फॉर्म में होता है। सही बात है, जब भी मॉडल है तो उसके तुरंत बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। आगे कह रहा है मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसको फॉर्मूले पढ़ेंगे। फॉर्मूला में देखें और उसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें। इसके पहले इंडेफिनिट बता रहा था, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के बाद से क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी मॉडल का परफेक्ट बनाते हैं तो मॉडल का परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधी सीधी बात है, हैव लगा देते हैं। कैन हैव, कुड हैव, शैल हैव, शुड हैव, विल हैव, क्या बोलते हैं, वुड हैव, ऐसे करके। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल कोई भी हो सकता है, उसके बाद से ऑट टू हैव होता है, मस्ट हैव होता है। तो मॉडल प्लस हैव, और जब भी हैव लग गया तो क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां मैंने बता दिया है कि मॉडल के बाद हैड नहीं लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैनेज करता हूं। कई बार जब हम मॉडल प्लस हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे
शुड हैव कम, कम केम कम हो जाता है, आप कहेंगे सर ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है, नहीं थर्ड फॉर्म है। कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन, देखो नीड और डेयर भी मॉडल है तो उसको भी हम लोग परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, नीड नॉट हैव सीन। तो वाक्य में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ के विपरीत होता है। अच्छा, कई बार ऐसा आप देखेंगे ना कि जब भी आप मॉडल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, मतलब परफेक्ट में जब इसको बनाएंगे, तो कई बार ऐसे देखेंगे कि सेंटेंस का जो अर्थ है उसके विपरीत अर्थ भी एक छुपा हुआ होता है। जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, मैं अच्छा अंक प्राप्त कर सकता था, इसका मतलब क्या, आई हैड एबिलिटी, मेरी योग्यता थी लेकिन मैं प्राप्त नहीं किया। इसका विपरीत अर्थ क्या है कि योग्य तो था लेकिन प्राप्त नहीं किया, लेकिन कर सकता था, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, देखो मॉडल के तुरंत बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। अब देखो आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, अब देखो परफेक्ट बना रहा है, हैव लगाया, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, मैं अच्छा अंक प्राप्त कर सकता था, इसका अर्थ भी यही होगा, लेकिन मीनिंग, हिडन मीनिंग क्या है, छुपा हुआ मीनिंग, आई डिडंट स्कोर, मैं नहीं प्राप्त कर सका, दो यद्यपि, हालांकि, आई हैड एबिलिटी, हालांकि मैं योग्य था, मेरे पास योग्यता थी, उतना योग्य था प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं प्राप्त नहीं कर सका। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब हम लोग कई बार परफेक्ट बनाते हैं ना मॉडल का, तो उसका विपरीत अर्थ छुपा होता है, इसका अर्थ कुछ और होगा लेकिन विपरीत अर्थ एक छुपा हुआ, जो बोलते समय सामने वाले को समझ में आ गया। अगर आप कहेंगे कि आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सकता था, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि आप नहीं गए, उसका विपरीत अर्थ यही होगा। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। जस्ट सजेशन, केवल मात्र एक सुझाव है, आप किसी को कह रहे हैं कि यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, एक एकदम सुझाव मात्र है। ठीक है, इसका अर्थ ये निकलेगा, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था, इसका अर्थ ये हुआ। अगर आप कह रहे हैं आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था, इसका मतलब वो किया नहीं, तभी तो आप कह रहे हैं। हिडन मीनिंग क्या है छुपा हुआ, यू डिडंट, आप किए नहीं। आप जैसे मान लीजिए आपका मित्र क्या बोलते हैं, परीक्षा छोड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे, यू शुड हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, तुमको या आपको परीक्षा में, आपको परीक्षा या तुमको परीक्षा देना चाहिए था, परीक्षा तो छोड़ दिया, अर्थात आपके कहने का मतलब कि वो परीक्षा छोड़ दिया है, तभी तो ये कह रहे हैं यू शुड हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो इनका एक हिडन मीनिंग भी होता है। बहरहाल आपको यहाँ पे सीखना है कि मॉडल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और जब भी परफेक्ट बनाते हैं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए, तभी आपको पता चलेगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यहां देखिए क्या क्या होता है। हालांकि पहले वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको वहां संक्षिप्त में बताया था, यहां आपको विस्तृत रूप में बताया जा रहा है जैसे किताब में दिया है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन होते हैं, डू, हैव, बी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन होते हैं, तो सर बी, डू, हैव होते हैं। क्यों प्राइमरी क्यों कहा जाता है, सीधी सीधी बात है कि सर इनका प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं किसी भी वाक्य में, एक हम लोग सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए डू का फॉर्म्स, डू के कौन कौन से रूप होते हैं, तो डू डज होते हैं जो V1 होते हैं, डिड होता है जो V2 होता है, डन V3 होता है। डू होता है ना बाबू, देखो क्रिया जो भी आप पढ़ते हैं ना, जानने समझने की बात है, रीड, कैन, गो, स्लीप, ईट, इस सब के सब क्रिया फर्स्ट प्लूरल फॉर्म में है। आप कह रहे हैं ना कि रीड जो क्रिया है ये कौन से फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। कोई भी क्रिया मूलतः बहुवचन होती है, उसको एक वचन बनाया जाता है। देखो डज लगा के एक वचन बनाया जाता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि मैं नहीं पढ़ता हूं, तो आई डू नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है तो सी डज नॉट रीड, तो सी के साथ डज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। समझ में आ गया। आई, जैसे मान लीजिए मैं कहूं तुम पढ़ते हो, तो यू तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, तो यू प्लूरल है। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड, तो दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए डू लगा रहे हैं। डू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया। मतलब मूलतः हर क्रिया बहुवचन में होती है, उसको एक वचन बनाया जाता है। इसके अपोजिट क्या होता है, मूलतः हर नाउन एक वचन होता है, उसको बहुवचन बनाते हैं। जैसे बुक होता है तो बुक्स बनाते हैं, समझ में आ गया। पेन होता है तो पेन्स बनाते हैं,
तो नाउन एक वचन होता है, बहुवचन बनाया जाता है, क्रिया बहुवचन होती है, एक वचन बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो डू जो है ना एक बहुवचन है, इसका एक वचन डज हो जाता है। ठीक है, तो डू के कौन कौन से रूप होते हैं? डू डज होते हैं, डू डिड डन होता है ना, क्रिया पढ़े होंगे, तो डू डिड डन, डू डिड डन, डू के रूप होते हैं डू डज डिड डन, याद रखिएगा। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। अगर किसी वाक्य में एक ही क्रिया है तो मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो गया, तो मुख्य क्रिया हो गया यहाँ डू। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था। यहाँ डिड क्या हो गया? सहायक क्रिया, और नो यहाँ मुख्य क्रिया हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई डू नॉट वर्क। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दे रहा हूं आपके सहूलियत के लिए। आई डू नॉट वर्क, तो यहाँ पे डू क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डज क्या हो गया? वर्क क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। सीधी सीधी बात है। तो देखो यहाँ पे डू सहायक क्रिया के रूप में भी काम कर रहा है, और यहाँ पे डू मुख्य क्रिया के रूप में भी काम कर रहा है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहे कि हैव के फॉर्म्स इस प्रकार है। हैव का कौन कौन से रूप होता है? हैज हैव हो गया, हैड हो गया, और हैड हो गया। V2 V3 हैड होता है, और V1 क्या होता है? हैज हैव होता है। देखो, हैज होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या हो जाता है? हैव हो जाता है। हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं ना, जैसे दे हैव हो जाता है, सी हैज हो जाता है, ही हैज हो जाता है। तो आपको याद यहाँ क्या रखना है कि हैव के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? हैज हो गया, हैव स्वयं होता है, फिर हैड और हैड होता है। ठीक है, हैव का प्रयोग पोजेशन अर्थात अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जहां भी आपको अधिकार या संबंध भी इसमें मैं जोड़ दे रहा हूं दर्शाना हो, तो वहां पे हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, कार है, तो यहाँ अधिकार है। आप गाड़ी पे अधिकार आप कह रहे हैं मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, तो मोबाइल आपका अधिकार उस पे है। अगर संबंध कैसे बताएंगे कि आई हैव टू सन्स, मेरे दो पुत्र हैं, तो वहां संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हैव अकेले दिया है ना, पहले एग्जांपल में एक बार एक चीज छूट गया है, तो अकेले आया है तो मेन वर्ब के रूप में आया है, मुख्य क्रिया के रूप में आया है। लेकिन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं तो सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उसे नहीं देखा हूं, तो यहाँ हैव सहायक क्रिया हो गया और सीन मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था या करता रहा था। तो यहाँ हैड आपका क्या बोलते हैं कि सहायक क्रिया हो जाएगा, वेटिंग क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपका जो हैव के फॉर्म्स हैं इनका दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप में। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग पोस्ट एक्शन अर्थात दबाव में किए जाने वाले कार्य दर्शाने के लिए किया जाता है। अच्छा, दबाव में किए जाने वाले कार्य क्या हो जाता है? जब भी आप हैव प्लस इन्फिनेटिव लिखेगा तो आप हैव ही केवल मत समझ जाइएगा, हैव के सभी रूपों के बारे में बात कर रहा है। जितने भी रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं, थोड़ा सा नीचे लाते हैं, हैज हैव हैड हैड, सबके साथ बात कर रहा है। इन्फिनेटिव क्या? टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अगर हैव हैज हैड और टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का जब भी प्रयोग किसी वाक्य में करिएगा तो ऐसा पता चलेगा ना कि दबाव डाला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक हिंदी वाक्य में बोलो, आपके पिताजी बोले कि कल तुमको क्या बोलते हैं कि पटना जाना है या तुमको दिल्ली जाना है, तो आपका कोई मित्र आया और बोल रहा है कि यार कल चलना, क्या बोलते हैं, चलेंगे हम लोग पार्क घूमने के लिए। आप कहेंगे कि नहीं नहीं यार, मुझे दिल्ली जाना है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, मुझे दिल्ली जाना है। अच्छा, आप जब बोल रहे हैं मुझे दिल्ली जाना है, इसका मतलब कि कोई ना कोई दबाव है आपके ऊपर। दबाव क्या है? आपके पिताजी ने कहा है, दबाव है, कोई काम होगा इसलिए जाना है। तो वहां हम हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आई हैव, यहाँ पे सॉरी, आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना है या करना पड़ता है, दोनों अर्थ होगा इसका हिंदी में। अच्छा, जब आप कह रहे हैं मुझे कठिन परिश्रम करना है, इसका मतलब कि आपको परीक्षा पास करनी होगी, अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे, दबाव है किसी ना किसी प्रकार के। आप कहेंगे नहीं नहीं यार, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वेक अप अर्ली।
मुझे जल्दी उठना है, ठीक है, कोई काम होगा, कुछ करना होगा आपको, इसलिए शी हैड टू लीव हर जॉब, उसे अपना जॉब छोड़ना पड़ा। कोई दबाव होगा इसलिए, तो दबाव वाले भाव को व्यक्त करता है जब भी हम लोग हैज, हैव, हैड के बाद से टू लगा कर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अर्थात इन्फिनेटिव बनाते हैं, ठीक है। तीसरा, बी के फॉर्म्स इस प्रकार हैं, बी इज, एम, आर, V1 फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, वाज वर सेकंड फॉर्म में होते हैं, V2 होते हैं और बिन थर्ड होता है। सीधा सीधा जब आप क्रिया पढ़ेंगे तो बी वाज बिन पढ़ेंगे, बी वाज बिन। बी एक वर्ब है जिसका मतलब होना होता है, करना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म वाज होता है, थर्ड फॉर्म बिन होता है। अब फर्स्ट फॉर्म में बी के और रूप होते हैं, इज, एम, आर होते हैं, और सेकेंड फॉर्म में वर होता है, वाज का प्लूरल वर हो जाता है, और उसके वजह से थर्ड में बिन हो जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग देखें। जैसे आई एम अ डॉक्टर, एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं एक डॉक्टर हूं। यहाँ पे अगर किसी वाक्य में एक ही क्रिया है तो वही मुख्य क्रिया हो जाएगी, तो एम यहाँ एक ही क्रिया है, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आगे चलिए, ही वॉज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए वाज क्या है, सहायक क्रिया, वर्किंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अगर आप इसी को बोल देते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं कि ही वॉज अब्सेंट, वह अनुपस्थित था, तब बाबू अब्सेंट यहाँ अकेले है, जब अकेले है तो यही तो मेन हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया। ही हैज बीन टू लंदन, इसका अर्थ हिंदी क्या होगा, वह लंदन में रहा है, लंदन से होकर आ गया है, इसका अर्थ ये हो गया। यहाँ देखिए हैज क्या है, यहाँ सहायक क्रिया हो जाएगा, बिन मुख्य क्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बिन का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है, बी वॉज बिन जैसे आपने पढ़ा है, ठीक है। तो बी, जितने भी तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, बी, डू और हैव, ये दो कार्य करते हैं, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया भी बनते हैं और सहायक क्रिया भी बनते हैं, जैसा आपने देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे की चीजें के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ अस्पष्ट और कुछ कमी आपको दिख रहा है अस्पष्टता में, तो आप कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा सा इस तरह बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए, ठीक है। मेरा केवल उद्देश्य ये है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो और आप अल्टीमेटली सिलेक्शन पा जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि एक बेरोजगारी जो होता है ना, बेरोजगारी का जो क्षण होता है, समय होता है, वो एक व्यक्ति के लिए बड़ा ही कठिन समय होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब देखो, पढ़ाई एक दिन में नहीं होती है। आप ये नहीं कि एक दिन बैठ जाए सारी वीडियोस देख लिए ना, इतने आराम से सारी चीजें एक्सप्लेन, आप पढ़ने के लिए वर्ब आराम से 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। बट अल्टीमेटली क्या है, गोल क्या है कि भाई अल्टीमेटली चीजों को सीखना है, थोड़ा आराम से पढ़ो, सीखो। और एक ही किताब पढ़ो, एक किताब पढ़ो, कई बार पढ़ो। 10 किताबें पढ़ने से बढ़िया कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक साधने से सब सदेगा, सब साधने से सब जाएगा। तो रोज थोड़े थोड़े आप जो वीडियो में देखता हूँ पढ़ो, अपनी किताबों में मार्क करो, फिर उसको रिवाइज करो, फिर उसको रिवाइज करो, फिर उसको रिवाइज करो, और इस पे आधारित दिए गए एग्जाम्पल्स को बनाओ। मैं तो आपको बताऊंगा, और प्रीवियस ईयर बताइए, प्रीवियस ईयर बनाइए, इससे आधारित मैं कोशिश करूंगा कुछ समय के बाद से प्रीवियस ईयर भी कराने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।